Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our another lecture of clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. And as we were doing the cases and numericals, so we are going to continue with that. अच्छा, तो next question or the next numerical is question number 10. तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं solution के लिए question number 10. अच्छा, अब इसका डेटा हमारे पास क्या है, हम पहले इसको हटा देते हैं जो यहाँ पे डेटा मौजूद है, ताकि हम नया डेटा यहाँ पर ले सकें. अच्छा, ये सारा डेटा मैंने हटा दिया है और अब देखते हैं कि अगले स्टेज में हमें क्या डिटरमिन करना है. अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं. कैलकुलेट एन ओरल डोजेज रेजिमेन फॉर कार्डियोटोनिक ड्रग्स. ठीक है, ओरल डोजेज रेजिमेन कैलकुलेट करना है. ठीक है, यही यानी डोजेज रेजिमेन क्या होता है, यानी डोज अपॉन टॉर. ठीक है, ये कैलकुलेट करना है. फॉर एन एडल्ट मेल 63 ईयर्स ओल्ड 68 kg. ठीक है, 68 kg एंड एज 63 ईयर्स ओल्ड. अच्छा, उसके बाद क्या है, द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज 30 आवर. ओके, टी हाफ जो है वो 30 आवर है. एंड इट्स अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 लीटर पर kg. ओके, वीडी है 4 लीटर पर kg. तो इसको 63 kg से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 272 लीटर. अच्छा जनाब, द ड्रग इज 80% बायोअवेलेबल व्हेन गिवन ओरली. यानी एफ की वैल्यू हो गई, एफ कहाँ चला गया, वेट हो गया, हाँ ये था, एफ इज इक्वल टू 80% बायोअवेलेबल विच मीन्स इज इक्वल टू 0.80. ठीक है, ये फ्रैक्शन में हो गई. अच्छा, and the suggested therapeutic serum concentrations are for this drug are 0.0012 to 0.002 microgram per ml. यानी थेरेप्यूटिक रेंज जो है वो 0.001 से लेके 0.002 माइक्रोग्राम पर ml. ठीक है, mcg पर ml यानी माइक्रोग्राम पर ml. अच्छा, ए पार्ट वो क्या पूछ रहा है, the cardiotonic drug is commercially supplied as 0.075 milligram and 0.15 milligram and 0.3 milligram white scored compressed tablets. ठीक है, tablets available as 0.075 मिलीग्राम, फिर उसके बाद 0.15 मिलीग्राम एंड 0.30 मिलीग्राम. ठीक है, ये आपकी फार्मेसी में इन स्ट्रेंथ में अवेलेबल है. यूजिंग दीज रेडिली अवेलेबल टैबलेट्स, व्हाट डोज वुड यू रिकमेंड फॉर दिस पेशेंट. ठीक है, तो आप ए पार्ट में क्या डोज जो है इस पेशेंट के लिए रिकमेंड करेंगे. ठीक है, पहला सवाल हो गया, या पहला पार्ट हो गया ये. अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है, are there any advantage for this patient to give smaller doses more frequently compared to the higher dose less frequently and any disadvantages. ठीक है, तो small doses more
एडवांटेज, ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, सी पार्ट है, अगर स्मॉल डोजेज दें तो इसका क्या एडवांटेज है। अच्छा, would you suggest a loading dose for this drug and why would loading dose will you recommend। अच्छा, लोडिंग डोज क्या होगी, ठीक है, राइट, लोडिंग डोज क्या होगी एंड वाई टू गिव लोडिंग डोज। ठीक है, DL स्टैंड्स फॉर लोडिंग डोज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सी पार्ट हो गया, नहीं ये क्वेश्चन, ये डी पार्ट। हाँ, इज देयर ए रैशनल फॉर प्रिपेयरिंग ए कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट फॉर दिस ड्रग। ठीक है, सो डी पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज रैशनल फॉर कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो है वो पूछा जा रहा है। अच्छा जनाब, नाउ अब जो है वो आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें जो फार्मूला इस वक्त यूज़ करना है वो यूज़ करना है सबसे पहले ये देखते हुए कि इनको मैं यहाँ से हटा दूँ, जो कंफ्यूजिंग डेटा है यहाँ पर, दैट इज़ हेयर। ठीक है, CP मैक्स का फार्मूला हटा दिया, फार्मूला B मेरे पास जो है वो ये है, और इसको भी मैं हटा दूँ। ठीक है, CP min का फार्मूला रखूँ। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ आगे का जो डेटा है, क्योंकि ये एज पर नीड हम देखेंगे। अच्छा जनाब, तो अब मैं इसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डोसेज। ठीक है, तो अब मुझे डोज मालूम करनी है पहले पार्ट में कि डोज क्या देनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इनका एवरेज निकाल लूँगा। ठीक है, इनका एवरेज निकाल लूँगा। ठीक है, जो कि हो जाएगा मेरा CP एवरेज। F की वैल्यू ये गिवन है यहाँ पर 0.8, D नॉट मुझे मालूम करना है, K मैं निकाल लेता हूँ इससे T हाफ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 30 आवर। सो नाउ व्हाट इज़ द आंसर ऑफ K। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.693 divided by 30 hour, so the answer is 0.0231 per hour। तो K की वैल्यू मैंने निकाल ली इस फार्मूले की। अच्छा, K की वैल्यू निकाल ली, VD और टॉर ऑलरेडी यहाँ पर VD मौजूद है, ये रहा। टॉर हम क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 30 आवर है तो टॉर हम रख लेते हैं 24 आवर। ठीक है, सही है। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक सब हेडिंग डाल लेता हूँ, इम्पोर्टेंट FORMULA। ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिसमें आपके पास ये सब फार्मूले मौजूद हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमने इसमें से ये वाला फार्मूला उठा लिया। ठीक है, क्योंकि हम A पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन का, तो दिस इज द फार्मूला। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। CP एवरेज कितना आ रहा है मेरे पास, CP एवरेज मेरे पास आएगा, पहले हम यहाँ कर लेते हैं, फॉर CP एवरेज इज इक्वल टू
ये वाली वैल्यू मैं उठा के यहाँ से यहाँ लाता हूँ और इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से, यानी दिस होल वैल्यू शुड बी डिवाइडेड बाय 2, ताकि इसका एवरेज मेरे पास निकल के आ जाए। ठीक है, तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा, ऐसे ब्रैकेट में लूँगा मैं वैल्यू और फिर डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.0015 माइक्रोग्राम पर ml। अच्छा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, मिलीग्राम पर लीटर। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, माइक्रोग्राम पर ml को मिलीग्राम पर लीटर लिख सकता हूँ। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन फार्मूला 0.0015 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है, ये देख लें आप, एफ की वैल्यू है 0.80 इंटू डी नॉट मुझे मालूम करना है। ठीक है, तो ये मैंने उठा के एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी निकली थी यहाँ पे 0.0231 मल्टीप्लाई बाय वी डी है, वी डी कितना है 272 लीटर, फिर मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल टॉर्क, दैट इज़ 24 आवर, क्योंकि 30 आवर इसकी हाफ लाइफ है, तो 24 आवर इज़ वेरी प्रैक्टिकल टॉर्क वैल्यू। अच्छा, अब इसको हम सेट करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन को जब हम सेट करते हैं तो देखिए ये वाली वैल्यू इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगी और 0.80 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यानी मेरे पास अब जो अगले स्टेप में वैल्यू आएगी, इसको मैं सबसे पहले तो डी नॉट उठाऊं, इज इक्वल टू, ठीक है, 0.0015 मल्टीप्लाई बाय 0.0231 मल्टीप्लाई बाय 272 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, दिस होल वैल्यू शुड बी डिवाइडेड बाय 0.80, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये यहाँ नीचे आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ ऊपर इससे मल्टीप्लाई होंगे। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया, 0.0015 मल्टीप्लाई बाय 0.0231 मल्टीप्लाई बाय 272 मल्टीप्लाई बाय 24, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड की साइन और 0.8। नाउ द आंसर इज 0.283 0.283 0.283 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम इसलिए कि देखें इसकी यूनिट थी मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अच्छा, इसकी यूनिट थी मेरे पास पर आवर। ठीक है, इसकी यूनिट थी मेरे पास लीटर, इसकी यूनिट थी मेरे पास आवर। तो ये आवर से ये वाला अपॉन वाला आवर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आवर ने इस आवर को कैंसिल कर दिया और इस लीटर ने इस अपॉन वाले लीटर को कैंसिल कर दिया, तो आखिर में मेरे पास यूनिट बची 0.283 मिलीग्राम। तो डी नॉट मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गई। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है, माय आंसर इज 0.283 मिलीग्राम। ठीक है, अच्छा, इट मीन्स, ठीक है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, ठीक है, कि मुझे ये पता चल रहा है ए पार्ट में कि एस डोज इज 0.283 milligram per 24 hour, so we can give 0.30 milligram tablet per 24 hour, which is available in our pharmacy. ठीक है जनाब,
क्योंकि यहाँ पे ये बताया था ना कि आपके अवेलेबल में टैबलेट्स कौन सी अवेलेबल हैं। तो 0.28 का मतलब है ऑलमोस्ट 3 मिलीग्राम, ठीक है, यानी 0.3 मिलीग्राम। तो 0.3 मिलीग्राम की टैबलेट आपकी फार्मेसी में अवेलेबल है, तो आप ये वाली टैबलेट जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं इस पेशेंट को जो है जिसकी जो ये डोज हमारे पास निकल के आ गई। तो एवरी 24 आवर जो है वो आप ये डोज देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका ए पार्ट सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब बी पार्ट है, वो ये कह रहा है कि बी पार्ट जो है वो, लेकिन हम एक चीज़ कर लेते हैं। अच्छा, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है कि देखें ये जो हम 0.283 मिलीग्राम दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये एक चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर हम 0.3 मिलीग्राम टैबलेट एवरी 24 आवर दे रहे हैं तो कहीं ऐसे तो नहीं कि ये CP एवरेज जो है वो बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए। तो ज़रा इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे डोज की 0.3 वैल्यू रख के फिर यही इक्वेशन दोबारा कैलकुलेट करते हैं। तो इसी इक्वेशन को मैं दोबारा ले लेता हूँ वेरीफाई करने के लिए कि अगर हम 0.3 मिलीग्राम दे रहे हैं तो फिर एवरेज डोज क्या बनती है। सो इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मिलीग्राम, ठीक है, क्योंकि डी नॉट अब मैं अब ये 0.3 मिलीग्राम दे रहा हूँ ना, के की वैल्यू कितनी है 0.0231 मल्टीप्लाई बाय उसके बाद फिर VD की वैल्यू है 272 एंड टॉर की वैल्यू है 24। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इधर भी यूँ करता हूँ कि मैं ये वैल्यू होल ब्रैकेट में ले लेता हूँ और इसी तरह से अपॉन वैल्यू वाली वैल्यू भी होल ब्रैकेट में ले लेता हूँ। सो नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। ब्रैकेट ओपन 0.8 इंटू 0.3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड की साइन, देन ब्रैकेट ओपन 0.0231 into 272 into 24 hour bracket close. Now what is the answer? The answer is 1.59 into 10 raised to the power minus 3, ठीक है, 1.59 into 10 raised to the power minus 3, ठीक है, ये आ गई, यानी मिलीग्राम पर लीटर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। वो कैसे कि इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं यूँ करूँगा कि CP एवरेज इज इक्वल टू 1.59 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 3 1 2। देखिए अगर मैं इसको -3 को नीचे ले आऊँगा तो ये +3 हो जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ 1 के साथ 3 0, ठीक है। व्हेन आई विल डिवाइड दिस वैल्यू 1.59 divided by 1000. So now what is the answer? Answer is 0.00 0.00159 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें 0.00159 ये इनके दरमियान में आ रहा है, 0.00159, ठीक है, बिल्कुल इसके दरमियान में आ रहा है, यानी थेरेप्यूटिक रेंज में आ रहा है। तो इससे हमें वेरीफाई हो गया कि अगर हम यही 0.283 की बजाय 0.3 मिलीग्राम की जो टैबलेट दे रहे होंगे एवरी 24 आवर, उससे भी जो कंसंट्रेशन होगी वो इसकी रेंज में रहेगी, ठीक है। यहाँ पे भी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ एक दफ़ा फिर इन वैल्यूज़ को लिख के कि ये वैल्यू जो है वो दिस इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर, और इसकी वजह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसकी ये सेम यूनिट माइक्रोग्राम पर ml इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर क्यों है। तो इस तरह से हमने इसका ये जो ए पार्ट है इसको वेरीफाई कर लिया कि हाँ 0.3 मिलीग्राम टैबलेट एवरी 24 आवर भी अगर आप देंगे तो इससे जो एवरेज कंसंट्रेशन आएगी वो इसी की इनके दरमियान ही रहेगी, तो इसलिए कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये ए पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब आते हैं बी पार्ट पे, ठीक है। तो बी पार्ट जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो
हम बी पार्ट क्या था, बी पार्ट ये था क्वेश्चन का कि स्मॉल डोजेज मोर फ्रीक्वेंटली एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल डोजेस कैन बी RECOMMEN रिकमेंडेड एज ये 0.15 मिलीग्राम, 0.15 मिलीग्राम टैबलेट्स एवरी 12 आवर्स। देखिए जब आप इसकी डबल डोज 0.3 मिलीग्राम एवरी 24 आवर दे रहे हैं, ठीक है ना, 0.3 मिलीग्राम एवरी 24 आवर, जब आपने इसको आधा किया 0.15 मिलीग्राम, तो फिर ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है, सो स्मॉल डोजेस कैन बी रिकमेंडेड एज 0.15 मिलीग्राम एवरी 12 आवर। ठीक है, अच्छा, द एडवांटेज ऑफ दिस regimen is that in this case the fluctuation between maximum and minimum plasma concentration is reduce while average plasma concentration is same, so it is more safe schedule compare to 0.3 milligram per 24 hour। ठीक है, because drug will for sure because drug concentration will for sure stay within the therapeutic range by keeping CP max and by keeping CP max and CP min within narrow limit। ठीक है, तो ये इसका फायदा होगा, ये जो है वो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट क्या है, लोडिंग डोज। आप लोडिंग डोज देंगे तो क्या देंगे, ठीक है, और क्यों देंगे, तो क्यों का जवाब मैं बाद में दूंगा। ठीक है, और पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सी पार्ट लोडिंग डोज यानी DL। अच्छा, अब लोडिंग डोज का फॉर्मूला क्या है, ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं अब। ठीक है, क्योंकि ये नया फॉर्मूला आ गया। DL इज इक्वल टू DM यानी मेंटेनेंस डोज
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के, ये वैल्यू डायरेक्ट उठा के लिख देते हैं, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम उठा के वहां ले जाते हैं, ये। अच्छा जनाब, अब जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें लोडिंग डोज चाहिए, तो हमने DM जो है वो क्या निकाली थी, 0.3 मिलीग्राम। ठीक है ना, यानी मेंटेनेंस डोज, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इन वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, के की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 0.0231, एक दफ़ा फिर वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ ये रही 0.0231, और टॉर कितना है, 24 आवर। ठीक है ना, इसको ये हमने रखा है ना 24 आवर, तो ये आया हमारे पास 0.0231 इंटू 24 आवर। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट में, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशन ना हो कैलकुलेशन में। ना, अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, सो हमारे पास आंसर आया बिल आखिर, इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आया हमारे पास के आंसर, 0.70 मिलीग्राम। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने सिर्फ ये थोड़ी पूछा है कि लोडिंग डोज कैलकुलेट करें तो क्या करें, क्यों दें, एंड वाई टू गिव लोडिंग डोज। ठीक है, नाउ justification of this dose is that if the patient is coming in emergency situation and we need to manage the patient as quickly as possible, then we have to give loading dose which is usually higher than the maintenance dose। ठीक है, और ऐसा ये देखें, मेंटेनेंस डोज 0.3 मिलीग्राम है और ये 0.7 मिलीग्राम है। ठीक है, अच्छा, दिस loading dose will achieve the CP average इंस्टेंटेनियसली, यानी इमीडिएटली। ठीक है, स्पेलिंग में शायद कोई गड़बड़ है, NOUS, हाँ अब सही हो गई, इंस्टेंटेनियसली मीन्स immediately। ठीक है, this loading dose will achieve the CP average instantaneously and start to give therapeutic response which is actually required in emergency situation in the हॉस्पिटल। ठीक है, तो हम 0.7 मिलीग्राम क्यों दे रहे हैं, ताकि जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है यानी सीपी एवरेज जो है वो इमीडिएटली अचीव हो जाए। ठीक है, वरना अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 30 आवर है, तो इस स्टेडी स्टेट अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि कितना होगा,
तकरीबन अगर हम निकालें तो दैट विल बी 199.5 आवर। तो अगर हम डेज़ में देखें तो वो कितना हो जाएगा 8.31 डेज़ में। यानी अगर हम ये लोडिंग डोज नहीं देंगे, स्टार्ट ही 0.3 मिलीग्राम से करेंगे, तो 8 दिन के बाद ड्रग उस लेवल पे पहुंचेगी कि जब उसका रिस्पॉन्स यानी उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन उतनी होगी जितना के होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन 8 दिन तक कौन इंतज़ार करेगा? 8 दिन तक अगर हमने इंतज़ार किया तो पेशेंट तो बीच में मर जाएगा। तो उसको फ़ौरन बचाने के लिए, क्योंकि सिचुएशन इमरजेंसी वाली है, हम लोडिंग डोज देंगे। यानी लोडिंग डोज देने का मकसद ही यही है कि आप जो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है यानी CP एवरेज जो है, या जिसको स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कहते हैं, वो इमीडिएटली अचीव कर लें, ताकि रिस्पॉन्स फ़ौरन ड्रग का आ जाए और पेशेंट को उस इमरजेंसी कंडीशन से बाहर निकाला जाए और उसको नॉर्मलाइज किया जाए। तो ये है जस्टिफिकेशन दरअसल इस डोज की। ठीक है, तो ये हमारा ये सी पार्ट भी हो गया। डी पार्ट क्या है? नाउ व्हाट इज द रैशनल फॉर दिस ड्रग टू मेक इट इन कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट इज द रैशनल? तो इसका सिंपल सा आंसर है, देयर इज नो rationale to make this product control release। ठीक है, CR प्रोडक्ट यानी कंट्रोल रिलीज या स्लो रिलीज, बिकॉज इट्स half life is 30 hours and it is recommended as 1 tablet per 24 hour. So there is no justification to make it as control release or slow release product। ठीक है, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस प्रोडक्ट की कि इसको कंट्रोल रिलीज या स्लो रिलीज प्रोडक्ट बनाया जाए। जब पेशेंट को ऑलरेडी कन्वीनियंस है कि बस दिन में एक ही दफ़ा लेनी है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि इसको जो है वो कंट्रोल रिलीज या स्लो रिलीज प्रोडक्ट बनाया जाए। ठीक है, तो देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन। इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल जो था, ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस न्यूमेरिकल पे। इंशाल्लाह सून वी विल बी बैक विथ अनदर क्वेश्चन। जो अनदर क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये भी ज़रा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो प्रोबेबली इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।